हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के राइटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं आज के लिए? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सफर। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक एआई समिट में अमेरिका की एआई पॉलिसी का एक्शन प्लान की घोषणा की थी, जिस पर हमने कल विस्तार से भी चर्चा की थी। और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय एआई सप्लाई चेन में नेतृत्व और प्रभुत्व देने की घोषणा की थी। उसी दौरान उन्होंने ये कहा है अमेरिका की टेक कंपनियों से कि वो भारतीयों को नौकरियां देना बंद करें और अमेरिकियों को रखें। इसका असर हमें टेक स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा और अमेरिका में रोजगारों पर भी और अन्य आईटी कंपनियों पर भी दिखेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस कोशिश में है कि ग्रीन कार्ड और वीजा के नियमों को सख्त किया जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कल वाशिंगटन में वो फेडरल रिजर्व के मुख्यालय पर पहुंचे और मुख्यालय की सजावट आदि पे जो करीब करीब 2.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ है, उस पर सवाल उठाए। और उनके और जीरोम पावल के बीच में कैमरे के सामने पर बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि इस तरीके का खर्च अगर होता तो मैं किसी को हटा देता। वो अपने पुराने रियल एस्टेट के कारोबार का संदर्भ ले रहे थे। हालांकि पावेल को हटाए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दबाव ब्याज दरों को लेकर बना रहेगा और रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। इस बीच अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ जो व्यापार वार्ता थी उसे अचानक स्थगित कर दिया है और इससे अब दक्षिण कोरिया के साथ किसी व्यापार समझौते की संभावनाएं थोड़ी सीमित हो गई हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो पूरी दुनिया के बाजारों पर भी असर करेगा वो था कल ईयू और चीन की शिखर बैठक का। 2 दिन की यह बैठक घटाकर 1 दिन की कर दी गई, क्योंकि बैठक में माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर रूस के साथ चीन के खड़े होने को लेकर यूरोपियन यूनियन को सख्त आपत्ति थी। व्यापार के विवाद तो पहले से चल ही रहे हैं। वार्ताओं में वो गर्मजोशी नहीं दिखी, जिसके कारण इसे 1 दिन कम कर दिया गया। ईयू के प्रमुख ने कहा कि चीन और ईयू के रिश्ते क्रॉस रोड्स पर हैं, चौराहे पर हैं, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। ईयू का कहना था कि सबसे पहले चीन को रूस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए। इसी शिखर बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा कि यूरोप को सही रणनीतिक फैसले लेने चाहिए। हालांकि चर्चा रेयर अर्थ पर की सप्लाई पर और बाकी मुद्दों पर भी हुई है। इधर इस बीच ईयू ने रूस से व्यापार करने वाले 2 चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी भी हल्की फुल्की झलक कल बीजिंग की वार्ताओं में दिखाई पड़ी। थाईलैंड ने कंबोडिया के ठिकानों पर हमला किया है और जिससे हमें एशियाई बाजारों में जो फंड फ्लो है वो प्रभावित होता दिखाई दे सकता है। आ, अगर हम दुनिया के आर्थिक परिदृश्य की तरफ चलें तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें 2% पर स्थिर रखी हैं। ट्रेड वार और टैरिफ के कारण अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में कल 3 आंकड़े आए और तीनों का अलग अलग असर हमें बाजार पर दिखेगा। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट दिखाई दी, कॉन्ट्रैक्शन की परिस्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हुए हैं, बेरोजगारी के दावों में कमी आई है। और दूसरी तरफ नए मकानों की बिक्री अनुमान से कम रही है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक मिली जुली तस्वीर है, जिस पर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया रहेगी। कनाडा के आंकड़े आए, रिटेल की बिक्री घटी है, क्लीन एनर्जी में भी निवेश में सुस्ती आ रही है। चीन से एक महत्वपूर्ण खबर है जिसके तार आप कमोडिटी बाजार में पिछले 1 हफ्ते के दौरान या 10 दिन के दौरान आई तेजी से देख सकते हैं। चीन अपने यहाँ उत्पादन क्षमताओं पर सख्ती कर रहा है। चीन ने अब अपने यहाँ सीमा से अधिक या मांग से अधिक उत्पादन क्षमताओं को, ओवर कैपेसिटी को गंभीरता से लेना शुरू किया है। इस महीने की शुरुआत में चीन ने संकेत दिए थे कि वो अनुचित प्रतिस्पर्धा पर सख्ती करेगा, कीमतें घटाने की, डिफ्लेशन लाने की कोशिशों पर कार्रवाई की जाएगी। चीन अब सप्लाई साइड से चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, आपूर्ति की तरफ से, और इस वजह से विश्व के कमोडिटी बाजार में तेजी आई है, क्योंकि अगर उत्पादन संतुलित होता है, आपूर्ति संतुलित होती है, तो कच्चे माल की मांग बढ़ेगी। इसलिए सभी प्रमुख धातुओं की कीमतों में हमने तेजी देखी, जिसे हम लगातार आपको उंगलियों पर दुनिया में बता रहे हैं। कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं। यहीं से टर्की और साइप्रस में जंगल की आग ने उस एरिया में कृषि आपूर्ति को बाधित किया और इसका असर क्षेत्रीय महंगाई पर दिखाई देगा। सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। लेकिन टीटीएफ गैस की कीमतें 3 महीने के निचले स्तर पर हैं, क्योंकि डिमांड भी कम है और स्टोरेज भी पर्याप्त है। सोने में आज हमने मुनाफा वसूली देखी। कल शाम से नरमी आई है। अब बाजार की निगाहें अमेरिका और ईयू वार्ताओं पर हैं। अगर ये वार्ताएं असफल होती हैं तो सोने में मजबूती वापस लौट सकती है। मांग बढ़ने से क्रूड ऑयल में मजबूती है। ब्रेंट करीब $69 के ऊपर काम कर रहा है और WTI क्रूड फ्यूचर्स में भी मजबूती है, $66 पर बैरल से ऊपर काम कर रहे हैं। चीनी की ग्लोबल कीमतों में, शुगर की ग्लोबल कीमतों में आज मजबूती दिखाई दे रही है और चावल ने भी लंबे समय तक दबाव में रहने के बाद राइस की कीमतों ने भी बढ़ोतरी दर्ज की है।
क्रिप्टो पर दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। तो क्रिप्टो जो अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने बिटवाइस की ईटीएफ को मंजूरी देने के बाद रोक दिया है। इसे को लेकर क्रिप्टो बाजार में बड़ी सनसनी है। कल ही एक दो दिन पहले ही एसईसी ने इसकी इजाजत दी थी, और जब ये खुलने वाला था उससे पहले सीटीएफ को रोक दिया गया है। इस फैसले की समीक्षा की जाएगी। बिटवाइस का ईटीएफ आने के की संभावनाओं से क्रिप्टो बाजार में थोड़ी चमक आई थी, लेकिन अब बाजार इंतजार की स्थिति में है। इधर क्रिप्टो में रैली थोड़ी थमती दिख रही है। संस्थागत निवेश भी कम हुआ गिरा है। रिटेल ट्रेडिंग में भी करीब 10% की तेजी आई है। कीमतें बिटकॉइन के स्तर पर पहुंच गई थी वहां, उसके बाद ये स्वाभाविक था। बिटकॉइन, ईथर, बिनांस सभी में गिरावट दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर इंडेक्स स्थिर है, गिरावट के साथ स्थिर है। यूरो थोड़ा सीमित दायरों में है। रूस के रूबल की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर है। रूस के रूबल ने इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज को पछाड़ा है। पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले रूबल में 45% की मजबूती आई है। सेंट्रल बैंक, रशियन सेंट्रल बैंक की सख्ती रूबल को मजबूत कर रही है, और चूंकि निर्यात सीमित है इसलिए आयात को सस्ता करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने डॉलर के ब्लैक मार्केट पर कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान में डॉलर का एक ब्लैक मार्केट काम कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए में तेज गिरावट आ रही है, और इसलिए वहां की खुफिया एजेंसियां इस मार्केट को अब निशाना बना रही हैं और कार्रवाई कर रही हैं। कंपनियों की खबरों में एक बड़ी खबर जो शायद अगले कुछ दिनों में दुनिया में एक बड़ी खबर बनेगी, वो है कि अमेरिका की सबसे बड़ी रेल रोड ऑपरेटर यूनियन पैसिफिक ने अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी नॉर्फॉक सदर्न के साथ विलय की बातचीत शुरू की है। अगर इन दोनों कंपनियों में विलय होता है तो अमेरिका के ताजा इतिहास की सबसे बड़ी रेल रोड कंपनी तैयार होगी, जो पूरे उत्तर और दक्षिण को जोड़ेगी। एलन मस्क मुश्किल में है। टेस्ला की सप्लाई चेन पर संकट है ट्रंप के टैरिफ के कारण, और उन्होंने स्पष्ट रूप से आने वाले तिमाहियों में टेस्ला के लिए चुनौती बढ़ने का इशारा किया है। बाजार में टेस्ला का स्टॉक दबाव पर है। अमेजन फिर मुश्किल में फंसी है। यूके में एक $4.5 बिलियन का नया कंज्यूमर केस दर्ज किया गया है, जिसमें व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने अमेजन के खिलाफ अपील की है कि वह अपने एकाधिकार का उत्पादों की कीमतें तय करने में और उन्हें बेचने में अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल का दुरुपयोग करता है। ग्रीन एनर्जी पर पूरी दुनिया में निवेश घट रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बाद, और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो नए निवेश होने थे उनको प्रोत्साहन न मिलने के कारण। और इसी सिलसिले में बीपी ने ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है, क्योंकि वहां मांग कम दिखाई दे रही है। भारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। चीन से आपूर्ति नहीं हो रही है। ऑटो और एफएमसीजी कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ी है। बजाज ऑटो के उत्पादन को अब मैग्नेट के संकट से बड़ा खतरा दिख रहा है। कनाडा के फंड ने फिनिक्स मॉल में अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब $631 मिलियन का मुनाफा कमाया है। और एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि भारतीय बाजार से आ रहा है, कोका कोला और इनके बॉटलर भारतीय समूह ने आईपीओ लाने पर विचार किया है। आईपीओ की कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की तैयारी की है। अगले 24 घंटे में ईयू और चीन समिट के बाद कंपनियों की और चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक गठजोड़ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे बदलेंगे, इसे देखना होगा। ईयू और अमेरिका के बीच व्यापार संधि अब बची है केवल। सप्ताह खत्म हो रहा है। 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्रभावी होंगे। इस बीच में क्या कोई एक और दो बड़ी संधियां हो सकती हैं, इस पर निगाह रहेगी। जापान से महंगाई के आंकड़े आएंगे, क्योंकि जापान की राजनीति में खासी उठापटक है और महंगाई के आंकड़े वहां प्रभावित कर सकते हैं। ट्रेड डील के बाद इस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। और ब्रिटेन से रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। अगले सप्ताह हमारी मुलाकात होगी सोमवार को सप्ताहांत के घटनाक्रम के साथ। वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।